Hello, dear friends of 10th Standard English Medium. Once again, welcome you back in my online lecture of social science. And we have this chapter going on, chapter number 10, India Agriculture, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कैश क्रॉप्स के बारे में. टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा ही है और जो मेन कैश क्रॉप्स होते हैं उसके नाम है एक्चुअली कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको, रबर, condiments, and then fruits, vegetables and flowers. These are known as cash crops. Okay, तो उसके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है. पेज नंबर 83, आपका पेज नंबर 83 है टेक्स्ट बुक का, वहां से हमें रीडिंग करना है. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम कॉटन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप. ये खरीफ क्रॉप है कॉटन, आपको पता ही है. खरीफ क्रॉप यानी वो क्रॉप होते हैं जो मानसून सीजन में होते हैं, बारिश की सीजन में, उसको खरीफ क्रॉप यानी कि कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है. उसको बारिश और उसके अलावा इरिगेशन, बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है. कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया. ठीक है, सिर्फ इंडिया का नहीं लेकिन गुजरात जो स्टेट है हमारा, उसका एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है. गुजरात में बहुत सारा कॉटन होता है इसलिए. एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन. ओके, यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं गया है कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन. कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. ओके, बिना सीड का कॉटन जो है कॉटन प्लांट से हमें मिलता है, और उसी कॉटन को, दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट कॉटन. Besides the cotton, seed oil is used to prepare edible oil, and its seeds and oil cake are used as animal food. अब ये चीज आगे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका रिपीटेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं. कि कॉटन के बीज से जो है वो एडिबल ऑयल निकलता है, जिसको हम खाने में तड़का लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. और उसका ऑयल निकालने के बाद जो कुछ भी कूड़ा उसका बचता है, ठीक है, उसमें से ऑयल केक बनाए जाते हैं जो एनिमल्स को खाने के लिए उपयोग में आते हैं. ब्लैक लावा सॉइल विच कैन retain humidity for a longer time. Soil with plenty of mineral contents. Hot and humid climate. 20 to 35 degrees Celsius and 30 to 70 centimeter rainfall. These are the favorable conditions of cotton. तो ये सेंटेंस में आपको पूरा ब्रैकेट करना है या अंडरलाइन, क्योंकि इसमें समझाया गया है कि कॉटन को उगाने के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है. द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months. जो मैंने आपको आगे बताया उसके हिसाब से देखा जाए तो मानसून सीजन पूरा और उसके आसपास के भी थोड़े बहुत 1-2 महीने उसको गिनकर 6 से 8 महीने का टाइम जो है वो कॉटन ग्रोइंग सीजन माना जाता है. But basically it's a kharif crop. So the main months of growing cotton start from the month of June till the month of September or October. Okay. Frost damages the cotton crop. जो फ्रॉस्ट होता है उससे कॉटन क्रॉप को नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे उसको बचाना पड़ता है. और जनरली अगर स्टेट्स की बात की जाए जहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है इंडिया में, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा. बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें कॉटन होता है. और इंडिया में, गुजरात में, एज अ फार्मर्स ऑफ गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स. गुजरात में जो फार्मर्स होते हैं, खास करके कॉटन को उगाने वाले फार्मर्स, वो बीटी कॉटन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं. ये भी बहुत ज़रूरी जानकारी है जहाँ पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है. और ये बहुत ही प्रोडक्टिव बीटी कॉटन सीड्स होते हैं. ओके, कॉटन अगर गुजरात के एरियाज की बात की जाए तो राजकोट, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी जगहों पे कॉटन होता है.
अगर आप मैप स्टडी करोगे नीचे पेज नंबर 83 पे एक बहुत बढ़िया सा एक मैप दिया गया है जिसमें कलर कोड के हिसाब से मैप बनाया गया है, जिसमें हम कॉटन के ऊपर अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हालांकि उसमें इंफॉर्मेशन शुगर केन और जूट के बारे में भी दी गई है जो हम जस्ट अभी आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो पिंक कलर का जो कलर कोड दिया है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो कि गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि ऑलमोस्ट सभी एरिया में ठीक है कॉटन होता है, ठीक है। और लाइक यू हैव अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज इन विच अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव cotton production. So it's a very useful map as well to remember about the details about the production of cotton and then jute and sugar cane also. तो अब नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं शुगर केन के बारे में, जो भी एक इम्पोर्टेंट कॉटन क्रॉप कैश क्रॉप है हमारा। शुगर केन is a major crop in India. Maximum sugar cane is sown in India and the world. पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में शुगर केन उगाया जाता है। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स सेकेंड आफ्टर ब्राजील, ठीक है। अगर लाइक नंबर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो वहां पे ब्राजील के बाद हमारा सेकेंड नंबर आता है, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारा शुगर केन इंडिया में होता है बट नंबर वाइज हमारा सेकेंड नंबर है ब्राजील के बाद। तो अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर कौन है शुगर केन उगाने में, तो जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए, वो है ब्राजील। शुगर केन से क्या क्या चीजें बनती हैं, तो शुगर, गुड़, खांडसरी एंड इथेनॉल, ये शुगर केन में से बनता है, ठीक है। ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 to 27 degree Celsius temperature and 75 to 100 centimeter rainfall is necessary for sugar cane. ये कुछ कंडीशन है जो शुगर केन को उगाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है। तो वहां पे आपको अंडरलाइन या ब्रैकेट कर देना है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। ऐसा अगर सवाल आए तो ये पूरा सेंटेंस, इसमें एक ही सेंटेंस के अंदर पूरा उसका आंसर है, ओके। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया जोन बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश जो है वहां पे सबसे ज्यादा जमीन में शुगर केन उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है शुगर केन का वो महाराष्ट्र में होता है, ओके। साउथ गुजरात में भी, गुजरात की अगर हम बात करें तो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। अब आइए बात करते हैं जूट के बारे में, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। जूट, इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, ओके। जूट के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 कंट्री है। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट का जो रॉ मटेरियल होता है फाइबर, आपने देखा ही होगा कि लाइक जो पैकेजिंग के बैगेजेस, बोरियां वगैरह बनाने में जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, वो जूट में से बनता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, इतना आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए उसके अंदर स्टोर करके कोई भी चीज, खास करके ग्रेन, खास करके ऐसी चीजें जिसको लंबे समय तक हमें पैकेजिंग कंडीशन में रखना है, तो उसका पैकेजिंग जूट के मटेरियल से बनाया जाता है। उसके अलावा जूट बैग, गनी बैग्स, जूट क्लोथ, मैट्रेसेस, रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम, इतनी सारी चीजें जूट में से बनती है, ओके। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश विद रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री। इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश भी बहुत सारा जूट प्रोड्यूस करता है और इसलिए बांग्लादेश के साथ हमारा सीधा कंपटीशन है, ठीक है। वहां पे भी बहुत जूट होता है और वहां पे उनको फायदा ये है कि चीप लेबर उनके पास बहुत अवेलेबल है, ठीक है, कि कम पैसों में भी काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है जूट के फार्म में, वो उनको आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वहां पे भी। और प्लस फर्टाइल सॉइल और फेवरेबल कंडीशन बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है। तो जूट रिक्वायर्स फर्टाइल soil and delta region where new sediments is deposited every year। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जूट प्रोडक्शन के बारे में। उसको फर्टाइल सॉइल तो चाहिए ही, लेकिन वैसा जमीन चाहिए जहां पे नए सेडिमेंट्स हर साल ऐड होते रहते हैं।
उसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके, और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसकी वजह से जूट प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, सो जूट इज बेसिकली sown more in grown more in Ganga Delta region in West Bengal, Assam, Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है. जनरली जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे बिहार और वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में खास करके, क्योंकि वहां पे बहुत भारी बारिश होती है. ठीक है, और जमीन भी उनका वैसा है जिसकी वजह से जूट का प्रोडक्शन वहां पे पॉसिबल है. ठीक है, और अब बात करते हैं टोबैको. टोबैको एक खरीफ क्रॉप है. ठीक है, टोबैको एक खरीफ क्रॉप है. तो उसको जो कंडीशंस चाहिए वो लाइन आपको ब्रैकेट करना है कि इट रिक्वायर्स अ सैंडी लोमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, सुटेबल फॉर टोबैको कल्टीवेशन. ओके, टोबैको के कल्टीवेशन के लिए इतना जरूरी होता है. सॉइल इज डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन. ओके, क्लाइमेट से ज्यादा जमीन की क्वालिटी कैसी है टोबैको के लिए वो ज्यादा देखा जाता है. मेजर 4 countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA. यहाँ पे भी अंडरलाइन आपको करना है कि 4 मेन कंट्रीज हैं जो टोबैको, 4 में ऑब्वियसली इंडिया का नाम भी है, तो एक अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि कैश क्रॉप से हमें फॉरेन रेवेन्यू अर्न होती है, तो ये एक अच्छी बात है. तो इंडिया, फिर चाइना, ब्राजील और यूएसए, ये 4 देशों में टोबैको बहुत भारी मात्रा में होता है. अब हम बात करते हैं इंडिया के स्टेट्स के बारे में जहां पे टोबैको ज्यादा होता है. तो वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका. दीज आर मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर टोबैको इज ग्रोन. अब गुजरात की बात करते हैं जहां पे जो एरियाज में टोबैको ज्यादा होता है, तो वो है चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आणंद, फिर मेहसाणा, वडोदरा, पंचमहाल. ठीक है, वहां पे टोबैको होता है. About 80% of बीड़ी tobacco in India is produced in Gujarat. जो बीड़ी बनती है, यानी कि ऑब्वियसली स्मोकिंग करने का एक एडिक्टिव एक चीज है जो काफी लोग स्मोक करते हैं, हालांकि हेल्थ वाइज नुकसानकारक है वो चीज, लेकिन 80% ऐसा टोबैको जिससे बीड़ी बनता है वैसा गुजरात में होता है. ठीक है, और टोबैको का दूसरा उपयोग भी है बीड़ी के अलावा, गुटखा, सिगरेट, स्नफ वगैरह. ठीक है, वो बनाने के लिए टोबैको का इस्तेमाल होता है. और यहाँ पे भी क्लियरली एक सूचना दी गई कि टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ. थोड़ी सी मात्रा में भी अगर लिया जाए तो भी टोबैको जो है वो हेल्थ के लिए नुकसानकारक चीज है. ठीक है, और एक ह्यूमन अवेयरनेस की बात होती है, आपने शायद देखा भी होगा, पता भी होगा आपको एक्चुअली, कि टोबैको वाले जो कुछ भी मटेरियल्स होते हैं, सिगरेट हो या बीड़ी हो या गुटखा है, तो उसमें कानूनी चेतावनी लिखी गई होती है. ओके, कि कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है. तो लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गवर्नमेंट का लॉ है. तो उसको पढ़ने के बावजूद अगर कोई कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है तो एटलीस्ट ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वेल बीइंग ऑफ देयर हेल्थ. ठीक है, कि चलो नुकसान होता है ये जानने के बावजूद भी अगर आप कंज्यूम करते हो तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है. बट अदरवाइज इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट इट शुड बी अवॉइडेड फॉर द हेल्थ कंसर्न्स. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा. यहाँ पे अंडरलाइन आपको करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया का ये पहला स्टेट है सिक्किम जिन्होंने टोबैको और गुटखा के कंजम्पशन के ऊपर या तो उसका सेलिंग यानी कि बिक्री के ऊपर संपूर्ण बैन लगाया है. एक अच्छी बात है एक्चुअली, और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ऐसा है इस चीज के मामले में कि इट शुड बी टोटली बी बैन
अगर लिकर बैन हो सकता है, सपोज गुजरात में लिकर बैन है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि टोबैको और उसका सेलिंग जो है वो अलाउड है। लिकर जग अगर नुकसान कारक होता है तो ये भी नुकसान कारक है, तो इसको भी बैन करना चाहिए, ओके, हेल्थ कंसर्न के लिए। सो सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको। फिर आती है बारी रबर की। रबर भी एक कैश क्रॉप है। रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्रीज। हमको अगर क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक किस तरह से रबर प्रोड्यूस होता है, तो वो पेड़ से, पेड़ के एक रस, एक पेड़ जो होता है उसके रस से बनता है। उसका जो एक मिल्क जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो उसके ट्रंक से बाहर निकलता है, उसकी ब्रांच को काटते हैं या तो ट्रंक को अगर काटते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से मिल्क जैसा सब्सटेंस बाहर निकल, जो कि बहुत ही गाढ़ा और चिकना होता है, ठीक है। तो लेटेक्स का पेड़ होता है, उसमें से रबर मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन, देन इट इज हीटेड ऑन लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबर। इसका एक कॉमन प्रोसीजर है कि इस लेटेक्स के पेड़ से निकला हुआ मिल्क, उसके अंदर एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक है, और बहुत ही धीमी आंच पे उसको गर्म किया जाता है, तब जाके वो जम जाता है ये कॉम्पोजिशन, और उसके बाद रबर बन जाता है। इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्लांट्स। बहुत सारा रबर का उपयोग है, आप लोग जानते ही होंगे। टायर्स है फॉर एग्जांपल, कोई भी व्हीकल का टायर या ट्यूब बनाना है, उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। सो रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश जहाँ पे होती है वहां पे लेटेक्स के पेड़ उग सकते हैं, ठीक है, जंगल में ही देखने को मिलते हैं ये पेड़ एक्चुअली, ठीक है, और हैवी रेनफॉल के अलावा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट भी जरूरी है। तो ये था, और उसके बारे में आगे हमें पढ़ना है कि मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि पूरे विश्व में मलेशिया में सबसे ज्यादा रबर होता है, क्योंकि वहां पे रबर के जंगल है पूरे के पूरे, ओके। देयर आर नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ लेटेक्स, ओके, इन मलेशिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इन देयर कंट्री। इन इंडिया में थोड़ा बहुत होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो होता है वहां पे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं और ईस्ट इंडिया के लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम और त्रिपुरा, ये सारे राज्यों में रबर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स जो कि हमारे डेली यूज में होता है, वो है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, ठीक है, जो हमारे किचन में हम हमारी रसोई में यूज करते हैं, वैसी चीजें जो है वो हमारा एक कैश क्रॉप है। और हिस्ट्री में भी इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसके स्पाइसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसका इंट्रैक्शन यूरोपियन कम्युनिटी को बहुत था, उनके कंट्री में ये सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो इनको पाने के लिए या तो इसका ये व्यापार करने के लिए वो इंडिया से बहुत ही अट्रैक्टेड थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे केम इन हियर एज ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली they bought these stuffs at cheap rates from Indian markets and sold them at high prices in the European markets, and then eventually they also were successful in establishing their rules, okay, the British community that we are talking about. ये सारी बातें आप हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो, तो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस इंडिया के लिए। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है देश में। क्यूमिन सीड, उसके अलावा फेनल सीड एंड इसबगुल, ये तीनों को प्रोड्यूस करने के मामले में गुजरात नंबर 1 है, ठीक है। बिसाइड्स दिस इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर। ड्राइड कोरिएंडर को एक्सपोर्ट करने में इंडिया लीडिंग कंट्री है। उसके अलावा फेनुग्रीक, मस्टर्ड, सुआ, अजवाइन, ये सारी चीजों को हम प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं और एक्सपोर्ट भी उसका बहुत होता है।
इंडिया contributes about 35% in the total world production of condiments. ठीक है, कि जितना भी कॉन्डिमेंट्स प्रोड्यूस होता है पूरे विश्व में, उसका 35% जो हिस्सा है वो तो सिर्फ इंडिया में ही होता है। तो एक बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। और उसके अलावा ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लव, these condiments are also in high demand in the world. इनकी भी बहुत सारी हाई डिमांड है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी नाम आ रहे हैं यहाँ पे, अश्वगंधा, तुलसी, कोरियातु, देन मिंदी आवल, वाइट मुसली, ठीक है, मधुनाशिनी, अशोक, गरमाड़, लिंडी पीपर, गड़ो, एलोवेरा, these are included as kind of medicinal plants. क्या कॉन्डिमेंट्स भी, और कुछ कॉन्डिमेंट्स ऐसे भी है जिसको हम मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मिंट, मेंथॉल, पाम रोजा, लेमन ग्रास, these are also included as flavored crops. ठीक है, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसमें बहुत सारे नाम हैं जो हम हर रोज की हमारी डेली लाइफ में हमारे किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो टाइप के कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉन्डिमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ये भी जानना जरूरी है, हर एक देशों में इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कौन से वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स वहां पे होते हैं। हर एक देश में अलग अलग होता है। तो इंडिया में भी ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि इंडिया में कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स होते हैं। इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना। आपको याद रखना है ये चीज कि चाइना के बाद इंडिया का नंबर 2 आता है वर्ल्ड में फ्रूट्स का प्रोडक्शन करने के बारे में। और कौन कौन से, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, आजकल उसका सीजन चल रहा है, बनाना का भी चल रहा है, ऑरेंज, वो भी बहुत इंडिया में होता है। ठीक है, और बनाना की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, वहां पे बनानास बहुत होते हैं। एप्पल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया, एक्सट्रीम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां पे एप्पल्स होते हैं। ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ग्रेप्स होते हैं। ठीक है, और एज द ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड, इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्रेप्स का कंजम्पशन इंडिया में बहुत हाई है, इसलिए जो कमी रह जाती है वो उसकी हम पूरी करते हैं, हम उसका इंपोर्ट करके, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से ग्रेप्स मंगवाते हैं हम। बिसाइड्स वेरियस वेजिटेबल्स आर, अलग अलग वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स इंडिया में होते हैं, लगभग सभी टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जिसके नाम यहाँ पे मैं पढ़ लूंगा कि रोज, जुई, मोंगरो, गलगोटा, these types of flowers are cultivated. So various cash crops are grown in India in this way. ठीक है, तो अब नीचे लिखा है थिंग्स टू नो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ब्लू कलर के बॉक्स में दी गई है, उसको मैं पढ़ लूंगा। विद द इंक्रीजिंग कल्टीवेशन फॉर कैश क्रॉप्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रास, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास लाइक फोडर क्रॉप। इंडिया में ग्रास उगाया जाता है लेकिन उसकी कमी है, क्योंकि बहुत सारा कैटल है जिसको ग्रास खिलाया, फोडर यानी उनका फूड होता है। ठीक है, ग्रास खिलाने की उनको जरूरत पड़ती है, तो डिमांड के सामने प्रोडक्शन कम है इंडिया में। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप की ग्रास का नाम यहाँ पे लिखा है, फोडर क्रॉप जिसको हम कह सकते हैं, वो है दराफ। गुजरात दराफ 1, फिर अंजान, ठीक है, पुसा येलो अंजान, फिर मार्शल यानी कि गुजरात मार्वल ग्रास 1, देन शनियार, गुजरात शनियार 1, then Jinjwo, Daman, Hemeta, and Cleteria. These are the names of fodder crops grown in Gujarat. तो खास करके कैटल रेयरिंग और एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑक्यूपेशन में है जो लोग,
बहुत सारा कैटल रखते हैं अपने पास, उनके पास ये जानकारी होती है, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें भी पता होना चाहिए कि ये सारे फोडर क्रॉप्स हैं एनिमल्स को खिलाने के लिए, जो खिलाने वाली जो घास होती है उसके नाम है। जनरली ऑल ग्रास टाइप शुड बी हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, दैट इज आफ्टर 4 months ऑफ सोइंग। ठीक है, यानी कि जो महीने में उसको उगाया जाता है उसके 4 महीने के बाद उसका कटाई, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कर देना चाहिए। तो मान लो कि अगर जून के महीने में फोडर क्रॉप को उगाया गया है, जो कि मानसून सीजन की शुरुआत होती है, तो उसके बेसिकली 4 महीनों के बाद अक्टूबर के सीजन में उसका हार्वेस्टिंग कर देना चाहिए। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी था। आज हम जो पढ़े वो थे कैश क्रॉप्स के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। आपका पेज नंबर 85 से हमें पढ़ना होगा। Okay, so that's it for now and enjoy your day. Bye bye.